चलो, आज के ऑर्डर्स पूरे हो गए। अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ। ऐसा कहकर हया एक चेयर पर बैठ गई। वहीं उसकी आंख लग गई। वो एक गहरी नींद में सो गई। तभी उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसकी सांसें फूल रही हो। वो जोर जोर से गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को छुड़ाया और वो जोर जोर से खांसने लगी। और जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा तो उसके मुंह पर छाले पड़ गए थे। लाल रंग के धब्बे दिख रहे थे। वो जोर से चिल्लाई। तभी उसकी नींद खुल गई। वो बहुत डर गई थी। उसने घबराते हुए आईने में खुद को देखा। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। हया ने गहरी सांस ली। शुक्र है ये एक सपना था। इतना डरावना सपना। ऐसा लग रहा था मानो सब सच हो। दूसरे दिन शाम को हया अपने काम से बाहर जा रही थी। रास्ते में उसे टीना मिली। हाय हया, कहाँ जा रही हो? चलो तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, मैं तो बस अपने काम से अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस ऐसे ही बाहर निकली थी। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, चलो। कुछ देर आगे जाने के बाद टीना की गाड़ी के आगे से एक काला साया गुजरा। टीना ने जोर से ब्रेक लगाया। ये क्या था हया? तुमने कुछ नोटिस किया क्या? बोलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो हया? टीना ने अपने बगल में देखा तो उसके बगल की सीट खाली थी। हया अपनी जगह नहीं थी। टीना और ज्यादा घबरा गई थी। वो गाड़ी से बाहर आई। उसने हया को आवाज लगाई, लेकिन हया की कोई आवाज नहीं आई। टीना के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जैसे उसके पैर वहीं जम गए हों। तभी पीछे से टीना के बालों पर किसी ने फुंकार लगाई। उसने चिल्लाते हुए डर कर पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और अपने घर की ओर निकली। तभी उसके मोबाइल पर हया का कॉल आया। उसने हड़बड़ी में कॉल उठाया। हया, कहाँ हो तुम? तुम ऐसे कैसे मुझे वहाँ अकेली छोड़कर आ गई? अकेली छोड़ आई? तुम ये क्या कह रही हो टीना? मैं तो अपने घर पर हूँ। आज मैं घर से बाहर गई ही नहीं। ये तुम क्या कह रही हो हया? तुम अभी तो मेरे साथ थी। ये तुम क्या कह रही हो टीना? क्यों पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा ना कि आज मैं सुबह से घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? हाँ ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। टीना ने गाड़ी घुमाई और हया के घर चली गई। उसने डोरबेल बजाई। हया ने दरवाजा खोला। वो बहुत डरी हुई थी। टीना ने जो कुछ हुआ वो हया को बता दिया। हया को ये सब बहुत ही डरावना लगा। टीना, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सच हो सकता है। कल से मेरे साथ भी अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। हया ने भी पार्लर की सारी बातें टीना को बता दी। हम दोनों के साथ जो हो रहा है, कहीं वो वापस तो नहीं आई है? कुछ भी मत बोल हया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम उस बारे में मत सोचो। दोनों बात कर ही रहे थे कि हया के घर की लाइट ब्लिंक होने लगी। घर के खिड़की दरवाजे अचानक खुल गए और जोर जोर से हवा चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी हया ने देखा कि उसका हाथ टीना के हाथ में नहीं, बल्कि किसी और लड़की के हाथ में है, जिसका हाथ पूरा सफेद पड़ चुका था और उसके हाथ पर घाव थे। हया ने डर कर अपना हाथ झटका और सोफे के पीछे छिप गई। अगले ही पल सब शांत हो गया। टीना हया को आवाज लगा रही थी। हया, कहाँ हो तुम? हया।
हया ने सोफे से झांककर टीना को देखा और वो दौड़ती हुई टीना के पास आई। दोनों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। हया ने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार पर आई विल किल यू ऐसा लिखा हुआ था और घर में अजीब सी डरावनी हंसी की आवाजें गूंजने लगी और उस डरावनी आवाज में किसी ने कहा, जहां भी जाओगे अंत में मेरे पास ही आओगे। हया और टीना दौड़ते हुए घर से बाहर भाग गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हया के घर के बाहर उन दोनों ने रात गुजारी। अगले दिन सुबह हया और टीना बाहर निकले तो एक कागज उड़ते हुए उनके पास आया। उस कागज पर एक औरत का नाम और फोन नंबर लिखा था और नीचे इंफॉर्मेशन थी कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट है। हया ने टीना से कहा कि हमें इस औरत से बात करनी होगी, शायद ये हमारी कुछ मदद कर दे। हया ने उस औरत के दिए गए नंबर पर कॉल किया। उस औरत ने अपना एड्रेस बताया। हया और टीना बिना वक्त गवाए उस औरत के पास चले गए। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो वहां पूरी तरह अंधेरा था। टीना ने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई। सामने उन्होंने एक औरत को देखा। उसके सामने एक सफेद रंग का गोला था। दोनों उसके पास गए। उसने दोनों को बैठने के लिए कहा। माया मैम, आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। माया ने दोनों को शांत बैठने के लिए कहा और अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। जो कुछ हुआ था सब बताओ। जो कुछ हुआ था मतलब हमने कुछ नहीं किया है। मैंने कहा जो कुछ हुआ था सब सच सच बताओ। टीना ने बताया कि वो एक मॉडल थी। 5 साल की मेहनत के बाद वो एक सक्सेसफुल मॉडल बनी थी। उसका काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद मिनी नाम की लड़की ने इंडस्ट्री में एंट्री की। वो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसके आते ही हया की मार्केट में काम की डिमांड कम हो गई। अब सारे डायरेक्टर्स अपने एड के लिए फर्स्ट चॉइस के तौर पर रखते थे। इस बात से हया को बहुत चिढ़ होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी जगह फिर से कैसे पाए। वो मिनी के सामने तो उसकी अच्छी दोस्त होने का दावा करती, लेकिन पीठ पीछे उसे कोसती रहती। धीरे धीरे उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। वो किसी भी तरह मिनी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। साथ ही मॉडलिंग इंडस्ट्री में उसे बदनाम करना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। एक दिन टीना मिनी के मेकअप रूम में गई। उसने बताया कि वो एक बहुत अच्छी पार्लर वाली को जानती है। अरे, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। मैं खुद भी उसी से मेकअप करवाती हूँ। अगले हफ्ते वैसे भी तुम्हारा शूट है, तो तुम उसी से मेकअप क्यों नहीं करवाती? टीना की बातों पर भरोसा करके मिनी हया के ब्यूटी पार्लर में चली गई। टीना ने पहले से ही हया को सारी बात बता दी थी। हया ने मिनी के सारे प्रोडक्ट्स में एक ऐसा लिक्विड मिलाया था जिससे उसकी स्किन धीरे धीरे सड़ने लगेगी, और ऐसा ही हुआ। लाल रंग के धब्बे आने लगे। उसके बाल भी झड़ने लगे। उसकी त्वचा मानो दिन ब दिन पिघलती जा रही हो। धीरे धीरे ये बात मॉडलिंग इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई। सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने मिनी के साथ काम करने से मना कर दिया। टीना को फिर से इंडस्ट्री में अपनी जगह मिल गई थी। मिनी अंदर से बहुत टूट गई थी। वो ये सब सहन नहीं कर पाई और उसने अपने घर में आत्महत्या कर ली। ये खेल वहीं खत्म होगा जहां ये शुरू हुआ था। टीना, माया और हया अपने पार्लर में गई। पार्लर में जाने के बाद माया ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे पार्लर की सारी चीजें हिलने लगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती मिनी। आज मैं अकेली नहीं आई हूँ, हमारे साथ माया मैम भी आई हैं। टीना के ऐसा कहते ही पार्लर के सारे शीशे टूटने लगे और माया जो पीठ की तरफ खड़ी थी वो अजीब आवाज में हंसने लगी।
माया ने पीछे मुड़कर देखा तो टीना और हया के पैरों तले जमीन खिसक गई। माया अब मिनी के रूप में बदल गई थी। तुम दोनों ने मिलकर मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे मरने पर मजबूर किया। अब तुम दोनों की बारी है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर मिनी ने हया पर हमला किया और उसे जमीन से उठाकर वापस जमीन पर पटक दिया। थोड़ी ही देर में हया की तड़प तड़प कर मौत हो गई। टीना मिनी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दो मिनी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा जो मैंने सहा था। धीरे धीरे पार्लर की सभी चीजें हिलने लगी। जो क्रीम हया ने मिनी को लगाई थी वो अपने आप टीना को लगने लगी। कुछ दिन बाद टीना की हालत भी मिनी जैसी हो गई। उसके बाल भी झड़ने लगे। टीना भी अपनी बर्बादी नहीं देख पा रही थी, इसीलिए उसने भी अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। कोई मर्द नहीं बचेगा। आदमियों के यूं मरने का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से समझना होगा। तो हुआ ऐसा कि रामपुर में एक रीता नाम की लड़की रहती थी, जो कि अपनी बहन को ढूंढते हुए इस शहर में आई थी। लेकिन रीता को इस शहर में भी उसकी बहन का कुछ पता नहीं चला। थक हार कर वो ये मान लेती है कि उसकी बहन अब उसे कभी नहीं मिलेगी और वो रामपुर में ही जॉब करने लगती है और वहीं उसे एक आकाश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। आकाश रीता से शादी के लिए पूछता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रीता, जवाब दो। आकाश, तुम जानते हो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अब रीता को आकाश बहुत समझाता है और फिर रीता शादी के लिए मान जाती है। दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। उसके बाद आकाश रीता को लेकर अपने गांव आ जाता है। रीता देखती है कि आकाश का घर बहुत सुंदर और बड़ा है। आकाश अब रीता को अपनी माँ सविता और पिता मोहन से मिलवाता है। तभी ऊपर के कमरे से किसी की रोने की आवाज आने लगी। रीता घबरा गई। तभी आकाश ने रीता को आवाज दी और अपने कमरे में लेकर गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हम लोग शहर में ही फ्लैट में आराम से रह रहे थे ना? देखो रीता, हमारे गांव में बहुत शांति है और हम लोगों की नई नई शादी हुई है। यहाँ कुछ समय बिताकर वापस शहर चलेंगे। ठीक है आकाश, लेकिन ऊपर से वो आवाजें क्यों आ रही थी, जैसे किसी को वहाँ बंद किया गया हो? देखो रीता, इस गांव में आज से 10 साल पहले नगर वधु नाम की एक प्रथा थी, जिसमें गांव में आने वाली हर नई वधु को पूरे गांव के आदमियों के साथ सोना होता था। और ऐसे ही एक नई बहू ने इसका विरोध किया तो गांव वालों ने उसको जलाकर मार दिया और वो औरत चुड़ैल बनकर गांव के आदमियों को मारने लगी। तब एक तांत्रिक ने उस चुड़ैल को हमारे घर के सबसे ऊपर वाले रूम में कैद कर दिया, क्योंकि हमारा घर पूरे गांव में सबसे पवित्र माना जाता है। रीता आकाश की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी अचानक टेबल लैंप का शीशा टूट जाता है और रीता बहुत तेज डर कर चिल्लाती है। फिर से उसी दरवाजे को पीटने की आवाज तेज हो जाती है। आकाश रीता को समझाकर सोने को कहता है। रीता सोने का नाटक करके लेट जाती है।
लेकिन दोबारा उस रूम से रोने की आवाज आने लगती है। रीता ध्यान से उस आवाज को सुनती है। रीता, रीता, गुड़िया, मेरी बहन, तू आ गई मुझे बचाने। मुझे इस कमरे से आजाद कर दे। मैं तेरी बहन रानी हूँ। इन गांव वालों ने मुझे जलाकर मार दिया। आओ रीता, आओ। अब रीता से रहा नहीं जाता और वो सीढ़ियों से ऊपर जाकर उस कमरे को देखती है। अब वो दरवाजा पीटना बंद हो जाता है और कमरे के अंदर से रानी के रोने की आवाज आती है। रीता उस कमरे को जैसे ही खोलती है, वो देखती है कि एक जली हुई लड़की शादी के जोड़े में जमीन पर बैठी है। अब चुड़ैल रीता को सारी बात बताती है कि आकाश और उसके घर वालों ने ही उसको नगर वधू न बनने पर जलाकर मार दिया था। दीदी, तुमको शांति कैसे मिलेगी? जब तक मैं इस गांव के हर उस आदमी को नहीं मार दूंगी जिसने मेरे साथ गलत किया, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मोहन अपनी पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था और उसके कमरे में बहुत तेज हवा चलने के साथ सारे दरवाजे और खिड़कियां बजने लगे। मोहन और सविता डर जाते हैं और बिस्तर से उठकर बैठ गए। तभी अचानक उनका बेड हवा में ऊपर उठने लगा। सविता बेड से नीचे गिर जाती है। मोहन और सविता डरकर चिल्लाने और रोने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। अब चुड़ैल मोहन के सामने खड़ी होती है। मुझे छोड़ दो, माफ कर दो मुझे। रानी बेटा, तुम मेरी बहू हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। रो और रो, चिल्ला चिल्ला कर, चीख चीख कर रो। तेरा चीखना सुनकर मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। तुझे मेरे साथ सुहाग रात मनानी थी ना? अब मना मेरे साथ सुहाग रात। मोहन, चुड़ैल को अपने सामने देखकर मोहन पसीने में भीग जाता है। अब चुड़ैल मोहन के सीने पर अपना पैर रखकर उसको मारने लगी और उसके सारे कपड़े फाड़ दिए। उसके बाद चुड़ैल मोहन के सीने पर चढ़कर बैठ जाती है और अपने हाथों के नुकीले नाखूनों से उसका सीना फाड़कर उसका कलेजा खाकर उसका खून पीती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। रीता उसके ससुर का कमरा क्लीन करती है, जिससे किसी को पता ना चले कि उसके ससुर को चुड़ैल ने मार डाला है। तुम लोगों ने पापा को देखा है क्या? आज सुबह से दिखे नहीं मुझे। नहीं, मैंने तो नहीं देखा। कल माँ बोल रही थी ना कि पापा जी को कहीं बाहर जाना है, तो शायद वहीं गए होंगे। उसी रात गांव का मुखिया माखन सिंह एक हाथ में डंडा लिए हुए अपने खेत जा रहा होता है। तभी उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। उसको पायलों की आवाज भी आ रही होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सुकून की सांस लेकर जैसे ही आगे देखता है तो चुड़ैल उसके मुंह के पास खड़ी होती है और उसको लात मारती है तो वो जमीन पर जाकर गिर जाता है। माखन सिंह, मेरे साथ सुहाग रात मना। बहुत शौक है ना तुझे नई दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाने का? आजा, आना, आजा माखन सिंह। मुझे छोड़ दो रानी, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। इस गांव की प्रथा है जो मुझे निभानी पड़ी। मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अब चुड़ैल माखन सिंह का एक पैर पकड़कर उसको घसीटते हुए जंगल में ले जाती है और वो वहाँ उसको पेड़ से उल्टा लटका देती है और जादू से एक जले हुए डंडे से उसको पीटने लगती है। माखन सिंह रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का
चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता। उल्टा चुड़ैल उसके रोने पर बहुत तेज तेज हंसती है, जिसको देखकर माखन सिंह बहुत घबरा जाता है। थोड़ी देर चुड़ैल माखन सिंह के साथ ऐसे ही खेलती है। उसके बाद वहीं उसको उल्टा लटकाकर नीचे आग लगा देती है। धीरे धीरे माखन सिंह पूरा जल जाता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस बात से गांव वाले बहुत घबरा जाते हैं। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। उस चुड़ैल को मोहन के घर की ही किसी औरत ने आजाद किया है और वो औरत मोहन के घर में ही रहती है। ये बात सुनकर आकाश बहुत डर जाता है और सविता और रीता से घर से बाहर ना आने को कहता है। अब तांत्रिक फिर से हवन करता है और रानी की आत्मा को एक बोतल में बंद करके अपने झोले में रखकर रात में जंगल के रास्ते से जा रहा था। तभी उसके सामने रीता आ जाती है और वो रीता तांत्रिक के झोले से बोतल निकालकर फोड़ देती है। तांत्रिक रीता के सिर पर डंडा मारता है, जिससे रीता बेहोश हो जाती है। तांत्रिक रीता को अपने कंधों पर लाद कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल तांत्रिक के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रिक, तूने पहले मेरे साथ गलत किया और अब मेरी बहन के साथ गलत करने के लिए उसको ले जा रहा है ना? अब बताती हूँ मैं तुझे। अब चुड़ैल तांत्रिक को हवा में उड़ा देती है और उसको बार बार जमीन पर पटक पटक कर मारने लगती है। तभी पीछे से कुछ गांव वाले और आकाश भी आ जाता है और चुड़ैल को तांत्रिक को ना मारने के लिए कहने लगता है। चुड़ैल अब सबके सामने उस तांत्रिक की खोपड़ी को खा जाती है और उसके कलेजे को निकालकर उसे जला देती है। उसके बाद सबके सामने ही वो आकाश को हवा में उड़ा देती है। तभी रीता को होश आ जाता है और तब तक वहाँ सविता भी आ जाती है। दीदी, आकाश को छोड़ दो, वो मेरे पति है। नहीं रीता, ये आदमी नहीं दरिंदा है, तुम अभी इसको नहीं जानती। इसने ही मुझे मोहन के कमरे में बंद किया था और उसके बाद उसके पिता मोहन ने मेरे साथ दरिंदगी की थी। अब सब गांव वालों के सामने चुड़ैल आकाश का कलेजा निकालकर खा जाती है और उसको मार देती है। सविता अपने बेटे को ऐसे मरता देखकर पागल हो जाती है और सब गांव वालों को पता चल जाता है कि रीता उस चुड़ैल की बहन है। अब रीता सारे गांव वालों को ऐसी प्रथा बंद करने के लिए कहती है। सारे गांव वाले पहले ही बहुत डरे होते हैं, इसीलिए वो रीता की बात मान जाते हैं। रीता अब अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करवाती है और उसके बाद वो वापस शहर लौट जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब स्थानीय निवासी आपको कुछ करने से मना करे तो आपको वो चीजें नहीं करनी चाहिए। और श्रद्धा को ये सीख काफी भयानक तरीके से मिली। श्रद्धा कोलकाता में रहने वाली काफी चुलबुली सी लड़की थी। उसे घूमना फिरना, रोमांचक चीजें करना बहुत पसंद था। श्रद्धा काफी अमीर परिवार से थी, तो उसने एज अ ट्रैवलर काफी देश घूमे थे और काफी नई नई चीजें आजमाई भी थी। पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये उत्सुकता उसे एक दिन काफी भारी पड़ेगी। 3 साल पहले की बात है। श्रद्धा अपने एक सोलो ट्रिप पर पटना आई थी। उसे हमेशा से ही पटना घूमने का काफी मन था। अपने 5 नाइट 6 डेज की इस ट्रिप पर उसने पटना की सभी बड़ी जगहें घूम ली थी। ये 5 दिन तो काफी अच्छे रहे। पटना है तो काफी सुंदर, लेकिन अभी भी एक जगह देखना बाकी है और वो जगह थी पटना का मशहूर मानर किला। मानर किले की भूत की कहानियां तो पूरे पटना में मशहूर थी। कहा जाता है कि वहां से रात को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है, जैसे कोई आदमी तड़प रहा हो। वहां कोई रात को जाने की हिम्मत तक नहीं करता था। श्रद्धा के पापा को ये बात पता थी और उन्होंने श्रद्धा को वहां जाने से मना भी किया था, लेकिन श्रद्धा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। आज रात मेरी पटना में आखिरी रात है। आज तो मैं मानर किला जाकर ही रहूंगी। होटल से काफी नजदीक ही तो है।
मानर किले में रात को किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। वहां के स्थानीय निवासी भी वहां रात में किसी टूरिस्ट को जाने नहीं देते थे। लेकिन श्रद्धा ने पक्का प्लान बना लिया था और वो चुपके से वहां घुसने ही वाली थी। रात के 2 बजे सारे स्थानीय निवासी सोए हुए थे, तो किसी के कानों कान भनक भी नहीं पड़ी। गहरी काली रात डरावनी आवाजों से भरी हुई थी। अकेली श्रद्धा 10 मिनट अंधेरे में चलने के बाद मानर किले के पास पहुंची। किले के बड़े दीवार के ठीक पास एक छोटी दीवार थी। श्रद्धा ने वो दीवार टाप कर किले के अंदर प्रवेश किया। लो, पहुंच गई मैं अंदर। टॉर्च के बिना तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। श्रद्धा ने टॉर्च जलाई और वो आसपास घूमने लगी। काफी खंडर सा किला है ये। क्या खास है इसमें? बस टूटी फूटी सीढ़ियां और दीवारें, कुछ खास देखने लायक नहीं है। श्रद्धा उस अंधेरे गलियारे में चल ही रही थी कि अचानक श्रद्धा का पैर एक छोटे से गड्ढे में जा गिरा और वो पूरी तरीके से भीग गई। उसने जैसे ही टॉर्च अपनी तरफ मारी तो उसके होश उड़ गए। खून खौलता हुआ गर्म था। श्रद्धा का पैर जलने लगा था। श्रद्धा सामने भागी और अचानक उसके आगे का रास्ता गायब हो गया और एक बड़ी सी दीवार उसके सामने आ गई। दीवार पर एक बूढ़े राजा की तस्वीर थी जो रो रहा था। डरी हुई श्रद्धा ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा, वो बूढ़ा राजा तस्वीर से बाहर आ गया और श्रद्धा पर कूद पड़ा। मेरा शिकार आ ही गया। राजा ने अपने सड़ रहे नाखूनों को श्रद्धा के पेट में घुसा दिया और श्रद्धा के पेट से खून की धाराएं बहने लगी। श्रद्धा खून की उल्टी करने लगी। अब तेरा ये सुंदर शरीर मेरा। राजा ने श्रद्धा के सिर पर वार किया और श्रद्धा की आंखें बंद हो गई। थोड़ी देर बाद श्रद्धा की आंखें खुली तो उसने स्थानीय निवासियों को अपने आसपास खड़ा देखा। वो सब श्रद्धा की चीखों की वजह से वहां पर पहुंचे थे। वो राजा और श्रद्धा के पेट में हुआ बड़ा सुराग गायब हो चुका था। उसके पैर पर कोई खून भी नहीं था, मानो कोई बुरा सपना हो। लेकिन श्रद्धा को अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था। डरी हुई श्रद्धा को स्थानीय निवासियों ने उसके होटल रूम तक छोड़ा और दूसरे ही दिन श्रद्धा फ्लाइट से अपने घर लौट गई, क्योंकि उसके पापा ने उसे मानर किले में जाने से मना किया था। इसीलिए उसने ये बात अपने पापा से और घर वालों से छुपाई। लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छुप न पाई। श्रद्धा को रातों को भयानक सपने आते, जिसे कोई आदमी उसे बांधकर मार रहा था। श्रद्धा चीखती चिल्लाती और उसकी चीखें ऐसी सुनाई देती मानो आदमी चीख रहा हो। धीरे धीरे उसका रंग रूप भी बदलने लगा। उसका बदन पीला पड़ चुका था और वो दुबली और कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी और उसके बदन पर निशान आ गए थे, मानो किसी आत्मा ने उसके शरीर पर काबू कर लिया हो। धीरे धीरे रातों को उसने अपने परिवार पर भी हमला करना चालू कर दिया। तेरी बेटी मेरे कब्जे में है और थोड़े ही दिनों में तुझे उसे अलविदा कहना होगा। श्रद्धा का परिवार डर चुका था। उसके पापा ने अपने घर एक बड़े तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो खुद ही डर गए। उन्होंने देखा कि श्रद्धा की आत्मा को राजा ने मानर किले में ही बंदी बना रखा था। वत्स, तुम्हारी पुत्री मन्नार किले में गई थी, जहाँ के राजा की ताकतवर आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। ये आत्मा उसके शरीर पर हावी हो रही है। कितना समय है उसके पास बाबा? अगर तुमने अगले 5 दिनों में कुछ नहीं किया तो तुम अपनी बेटी को खो दोगे। मैं अपनी श्रद्धा को कैसे बचा सकता हूँ बाबा?
अगर इस लड़की को बचाना है तो तुम्हें उस जगह खुद जाना पड़ेगा और वहां मेरी दी हुई दिव्य भस्म को उस राजा की आत्मा पर डालना होगा। तभी तुम उस आत्मा के चंगुल से अपनी बेटी को बचा सकते हो। ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ। कार्य जोखिम भरा है वत्स, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बाबा, मैं जाऊंगा। श्रद्धा के पापा ने ठान लिया कि वो मानर किले में जाएंगे और अपनी बेटी को बचा लेंगे। दूसरे दिन ही उसके पापा फ्लाइट से पटना जा पहुँचे। रात को श्रद्धा के पापा मानर किले की तरफ बढ़े। वही खौफनाक किला, वही काली रात, मानो खुद शैतान आ गया हो मानर किले पर। वहाँ श्रद्धा के घर पर बाबा और श्रद्धा का परिवार एक घेरे में मंत्रोच्चार कर रहे थे, जिसके बीचों बीच श्रद्धा को सुलाया गया था ताकि वो कहीं घर से निकल ना जाए। यहाँ वही छोटी दीवार टाप कर हाथों में भस्म पकड़े श्रद्धा के पापा घुस गए मानर किले में। उन्होंने टॉर्च चलाई और अंदर बढ़े। सुनसान अंधेरे गलियारे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। श्रद्धा के पापा का पैर एक गड्ढे में जा पड़ा, वही खून वाला गड्ढा जिसमें श्रद्धा के पैर पड़े थे। उन्होंने जैसे ही टॉर्च अपनी तरफ की, उन्हें अपना पैर गर्म खून से लिपटा हुआ नजर आया। ये तो श्रद्धा की ताबीज है, मेरी बेटी यहीं कहीं आई थी। जैसे ही उसके पापा ने अपने ऊपर देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनके सामने एक तस्वीर थी जिसमें खुद श्रद्धा कैद थी। श्रद्धा उस तस्वीर में रो रही थी और एक राजा के सामने गिड़गिड़ा रही थी। अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। जब वो पीछे मुड़े तो उन्हें कोई नहीं दिखा। उन्होंने वापस तस्वीर की ओर देखा और वो हक्के बक्के रह गए। राजा तस्वीर से गायब हो चुका था। पीछे से वापस आवाज आई, पर इस बार जैसे ही उन्होंने पीछे देखा तो राजा ने उन पर हमला कर दिया। राजा उन पर कूदा और उन्हें नीचे गिरा दिया। राजा ने अपनी मायावी शक्ति से उन्हें उठाकर दूर पटक दिया और उन पर एक बड़ा सा पत्थर फेंका। वो नीचे जा गिरे। उन्होंने होश संभाला और सामने से आते हुए पत्थर से बच निकले। राजा का शरीर सड़ रहा था और उसके बड़े नाखून पर खून लगा हुआ था। आ गया तू। ये लड़की मेरा शिकार है, इसकी आत्मा मेरी है। इसके बाद तेरी भी आत्मा निकाल लूंगा मैं, मूर्ख। श्रद्धा के पापा उठकर खड़े हुए और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। राजा अपने तेज सड़े हुए नाखूनों से श्रद्धा के पापा पर वार किए जा रहा था। वो लहूलुहान हो चुके थे। श्रद्धा के पापा ने पास पड़ी एक लकड़ी से राजा पर वार किया, पर वो लकड़ी राजा के आर पार हो गई। ऐसे वारों से तो मुझ पर खरोंच भी नहीं आएगी, मूर्ख। मैं तुझे छू सकता हूँ, पर तू मुझे नहीं छू सकता। लेकिन तूने बड़ा दुस्साहस किया है। अब तो मैं तुझे जिंदा ही खा जाऊंगा। ऐसा बोलकर राजा श्रद्धा के पापा पर कूद पड़ा और उसने उनके कंधे पर अपने दांत गाड़ दिए। खून की धाराएं बहने लगी, लेकिन ये उस राजा की बड़ी भूल थी। श्रद्धा के पापा ने उस पिशाच राजा पर अपने जेब में रखी भस्म डाल दी। मूर्ख! धीरे धीरे राजा का शरीर जलकर भस्म हो गया। वहाँ घर पर श्रद्धा चीखने चिल्लाने लगी और उसके शरीर से धुआं उठा और वो शांत होकर बेहोश हो गई। लहूलुहान हुए श्रद्धा के पापा ने तस्वीर को देखा तो वहाँ से श्रद्धा गायब हो गई थी। उस आत्मा ने श्रद्धा के शरीर को छोड़ दिया था। उन्हें घर से फोन आया। हमारी बेटी ठीक है जी, लेकिन बेहोश है। हम उसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया। श्रद्धा के पापा मुस्कुराए और फिर बेहोश हो गए। श्रद्धा के पापा को स्थानीय निवासियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ महीनों बाद श्रद्धा और उसके पापा दोनों ठीक हो चुके थे। श्रद्धा ने ये ठान ली थी कि आज के बाद
वो कभी भी स्थानीय निवासियों की बातों को अनदेखा नहीं करेगी और ऐसी भूतिया जगहों पर कभी नहीं जाएगी।